मेरे पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? उनके अलावा हम दोनों भाइयों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। देखिए, मैं जानता हूं कि यह घड़ी आपके परिवार के लिए बहुत मुश्किल है, परंतु अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ऐसा कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर की ओर चल पड़ा। मोहन और जगदीश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और इसी के साथ ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बंद हुई, दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। हाँ, देखिए, हमने साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देख लिया। यह आपके पिता का आखिरी समय है। आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। दोनों भाइयों का दिल बैठ गया। दोनों जैसे तैसे करके अपने पिता के पास पहुंचे। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे बचपन में ही हम सबको छोड़कर चली गई थी। अब मेरा भी समय आ गया है मेरे बच्चों। तुम्हारे दादा की विरासत को मैंने खूब आगे बढ़ाया। बच्चों, मैं जिस नई कंपनी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसे तुम दोनों मिलकर आगे ले जाना। गांव में बहुत उन्नति आएगी। और हाँ, कभी भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। ऐसा कहकर पिता उन दोनों को प्रॉपर्टी के कागजात देता है। मैंने ये प्रॉपर्टी तुम दोनों में आधी आधी बांट दी है। जगदीश बेटा, तुम बड़े हो, अपने छोटे भाई मोहन का ध्यान रखना बेटा। और ऐसा कहते ही पिता ने अपनी आखिरी सांसों के साथ आंखें बंद की। पिताजी, पिताजी, आप हमें छोड़कर चले गए। पिताजी! रो मत मेरे भाई, रो मत। आज से मैं ही तेरे पिता समान हूं। अपने छोटे भाई को संभालते हुए जगदीश अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता है। उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार। उस दिन के बाद से दोनों भाइयों का कोई सहारा नहीं था। अभी मोहन काफी छोटा था, इसलिए जगदीश ही उसकी देखभाल करता। पिता ने प्रॉपर्टी में दोनों भाइयों को कितना और क्या हिस्सा दिया था, ये उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं था, क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनके बीच प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। अब मोहन भी बड़ा हो रहा था और कुछ ही समय बाद जगदीश की भी शादी हो गई। जगदीश की पत्नी शारदा बहुत ही ज्यादा चालाक औरत थी। ये पैसा, ये दौलत, ये नाम और ये शोहरत, इतने अमीर घर में शादी हुई है मेरे तो भाग ही खुल गए। इतने में ही मोहन शारदा के पास आया। भाभी, खाना बन गया है क्या? जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। मेरी फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। जब देखो मुंह उठाकर खाना ही मांगता रहता है। मैं क्या इसके बाप की नौकर हूँ? भाभी, क्या सोच रही हो? अरे देवर जी, लाती हूँ। बैठो बैठो। अब तो विलायत जा रहे हो, भूल जाओगे हमें तो वहाँ जाकर। भैया ही तो मुझे जबरदस्ती भेज रहे हैं। कह रहे हैं कि बिजनेस की पढ़ाई करके आओ। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। मोहन खाने की टेबल पर बैठा था। शारदा खाना परोस रही थी। इतने में जगदीश भी वहाँ पहुँचा। सारी तैयारी हो गई है मोहन? जी हाँ भैया, सब तैयारी कर ली है। अब मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है आपको और भाभी को छोड़कर यहाँ से जाने का। अरे, तू ये कैसी बातें कर रहा है रे? तू पढ़ लिख लेगा अच्छे से तो बहुत अच्छा रहेगा। कल को तुझे ही तो वो कंपनी चलानी है। पिताजी का सपना मिलकर पूरा करना है, समझा? मोहन अपने भाई को गले लगाता है और कुछ ही देर बाद विलायत जाने के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ शारदा के मन में ढेर सारी बातें आने लगी। मोहन विलायत से पढ़कर आएगा तब उसके हाथ में कंपनी की भागदौड़ चली जाएगी। कुछ ही सालों बाद मोहन की शादी भी हो जाएगी, तो फिर उसकी पत्नी इन सब पर राज करेगी और मैं ऐसे ही उसके और उसकी पत्नी के लिए खाना बनाती रह जाऊंगी।
मैं और मेरे बच्चे तो सिर्फ उस मोहन के पैरों की जूती बनकर रह जाएंगे। एक ये मेरा पति तो भाई के प्यार में अंधा हो चुका है। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। ऐसे ही दिन बीते। जगदीश रोजाना मोहन को फोन किया करता था, उसका हाल चाल पूछता था। कुछ समय बाद शारदा गर्भवती हो गई। अरे शारदा, आज तुमने मुझे बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मैं अभी मोहन को फोन करके बताता हूँ कि वो चाचा बनने वाला है। देखना वो खुशी से पागल ही हो जाएगा। और कुछ समय बाद वैसे भी उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। रुक जाइए, हर वक्त सिर्फ मोहन मोहन करते रहते हैं। आपका कोई अपना परिवार है या नहीं? मैं आपकी पत्नी हूँ, कल को आप बाप बन जाओगे। उसकी जिम्मेदारी आपको है या नहीं है? या सिर्फ अपने भाई के पीछे पीछे घूमते रहोगे? ये तुम क्या कह रही हो शारदा? क्या मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाता? और वो मेरा भाई है, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? कल को जब उसका परिवार होगा ना अपना, तब वो आपके पैरों में नहीं गिरेगा, बल्कि आपको अपने पैरों की जूती बना लेगा। इस बात को याद रखना। वो एक सांप है, उसे जैसे ही मौका मिलेगा डस लेगा आपको। मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी ना? लग रहा होगा कि मैं भड़का रही हूँ, लेकिन मैं आपको आईना दिखा रही हूँ। यही सच है। बिल्कुल भी नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है, समझी? भूल गए दो भाइयों के बीच क्या होता है। इससे पहले वो आपकी जायदाद हड़पे, आप उसे बेदखल कर दीजिए। आपके बच्चे दर दर भटके, उन्हें खाने को ना मिले, उससे पहले ही उसे बेदखल कर दीजिए। मैं कह रही हूँ। ऐसे ही रोज धीरे धीरे शारदा जगदीश के मन में मोहन के खिलाफ जहर बढ़ती थी। और एक दिन वह कामयाब रही। जगदीश ने मोहन को फोन करना बंद कर दिया। उसके दिमाग पर शारदा की बातों का असर हो गया था। अब वह धीरे धीरे मोहन से नफरत करने लगा। कुछ सालों बाद मोहन अपने घर वापस लौट आया। भैया, भाभी, अरे कहाँ हो आप? मोहन ने देखा कि आंगन में एक बच्चा खेल रहा है। अरे ये बच्चा किसका है? भैया, भाभी, भाभी। आ गए प्यारे देवर जी, ये बच्चा आपके भैया का है। अरे मैं चाचा बन गया? अरे वाह, कितना प्यारा है, बिल्कुल अपने चाचा पर गया है। लेकिन भैया कहाँ है? मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। इतनी बड़ी खुशखबरी और उन्होंने मुझे एक फोन तक नहीं किया। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इतने में जगदीश भी वहाँ पहुँचा। मोहन जगदीश को गले लगाने पहुँच ही रहा था कि इतने में जगदीश ने उसे रोक दिया। रुक जाओ मोहन, सुनो मेरी बात। ये घर तुम्हारा नहीं रहा अब। अरे मैं इतने सालों बाद आया हूँ भैया, क्या आप मुझसे नाराज हो? बताओ ना, जो आप ऐसी बातें कर रहे हो। देखो, मैंने तुम्हें पिताजी की जायदाद से बेदखल कर दिया है। तुम्हारे हिस्से की सारी जायदाद अब मेरे बेटे अर्जुन के नाम हो गई है। और सुनो, मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूं। नदी के पास वाली जो झोपड़ी है वो मैंने तुम्हारे नाम की है। मोहन के दिल पर पहाड़ टूट पड़ा। अरे पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। ये अचानक से आप क्या कह रहे हैं? और ये सब कैसे, क्या हो गया है? तुम्हें कुछ भी समझने समझाने की जरूरत नहीं है। तुम यहां से निकलोगे या मैं तुम्हें धक्के मारकर निकालूं? मोहन अपना बैग उठाकर वहां से अपनी झोपड़ी की तरफ चला गया। नदी किनारे बैठकर वो बहुत देर तक सोचता रहा। अचानक से भैया को क्या हो गया? मेरे यहाँ आते ही जायदाद और पैसों की बातें करने लगे। और उनका बेटा अर्जुन, उन्होंने फोन करके मुझे अर्जुन के बारे में बताया भी नहीं। और अब तो उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया। एक पल में ही मेरे साथ ये सब क्या हो गया? मैं तो बहुत खुश था कि इतने सालों बाद मैं वापस लौटा हूं। अपने परिवार के साथ मैं ढेर सारा समय बिताऊंगा। लेकिन यहां पहुंचकर तो पता चला कि मेरे परिवार ने मुझे अपनाने से ही इनकार कर दिया है। खैर, आज से यही झोपड़ी है मेरा घर।
पर मैं इसमें रहूंगा कैसे? झोपड़ी में ना तो बिजली की सुविधा थी और ना ही खाना बनाने की। पानी के लिए बहती नदी के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अब मोहन गरीब भाई बन चुका था। जीवन गुजारने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। वो अपने पिता के दोस्त मुंशी से जाकर मिलता है। मोहन बेटा, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता बेटा। तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हारे भाई की ही कंपनी में कार्य करता हूँ। अगर उन्हें पता चला कि मैंने किसी भी तरह से तुम्हारी सहायता की है बेटा, तो वो मुझे निकाल देंगे। अब तुम तो जानते ही हो, मेरी बीवी बच्चे हैं। अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो उनका क्या होगा बेटा? मैं समझ सकता हूँ काका। न जाने भैया को क्या हो गया है। मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं है, वरना मैं शहर जाकर ही कुछ काम कर लेता। चलिए कोई नहीं मुंशी काका, नमस्कार, मैं चलता हूँ। मोहन निराश होकर वापस लौट आया। वापस शहर जाने के लिए भी पैसों की जरूरत थी, लेकिन मोहन की जेब बिल्कुल खाली थी। अब 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन मोहन ने कुछ भी नहीं खाया था। उसकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। वो मंदिर के बाहर बैठा था। तभी उसने देखा कि मंदिर के बाहर उसकी भाभी है, जो उसकी तरफ चल कर आ रही है। ये रहा मेरे पति का गरीब भाई, किसी भिखारी जैसी हालत बना रखी है अपनी। ये लो, जाकर 2 समोसे खरीद लेना अपने लिए। मोहन की हालत पर हंसते हुए शारदा वहां से चली गई। मोहन ने देखा कि शारदा उसके मुंह पर 10 रुपए का नोट फेंक कर गई है। मोहन के पास कोई रास्ता नहीं था। मोहन उन पैसों को उठा लेता है और जाकर समोसे खरीद कर खा लेता है। आज मुझे इस 10 रुपए की कीमत समझ में आई है। 3 दिन के बाद मैंने कुछ खाया है। मोहन की आंखें नम हो गईं। मैं तो विदेश गया था बिजनेस की पढ़ाई करने, लेकिन वो पढ़ाई मेरे किसी काम की नहीं। पिताजी ने जिस कंपनी का सपना सजाया था, लगता है मैं उसे पूरा करने में भागीदारी नहीं निभा पाऊंगा। लेकिन मोहन हार नहीं मानता। वो अपने हालातों की वजह से बहुत मजबूर था, लेकिन फिर भी वो अपने भाई की कंपनी में जाने का फैसला करता है। इस भिखारी को अंदर किसने आने दिया? जल्दी से इसे यहाँ से निकालो। लेकिन सर, मेरी बात तो सुनिए। इस समय हमारी कंपनी बहुत घाटे में जा रही है और छोटे मालिक तो विदेश से पढ़ाई करके आए हैं। इन्हें सारे दांव पता है बिजनेस के बारे में। अगर ये हमारी कंपनी में आ गए तो हमारी कंपनी फिर से पहले की तरह खूब नाम कमाएगी। सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो उसे छोटे मालिक बोलना बंद करो, समझे? वरना मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। अगर हमारी कंपनी घाटे में जाती है तो जाने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया, आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि पिताजी के सपने को डूबता हुआ छोड़ना चाहते हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा। चाहे मुझे थोड़े पैसे कम दे देना, कम से कम उन पैसों से मैं 2 वक्त का खाना तो खा पाऊंगा। ये सुनकर जगदीश का मन पिघल गया। वो मैनेजर को हाँ का इशारा करते हुए वहां से चला गया। मुबारक हो मोहन बाबू, कल से नौकरी पर आ जाना। मोहन बहुत खुश हुआ। अगले दिन वो बिल्कुल समय पर कंपनी पहुंच गया। वो पूरी लगन से काम करता है। वो जानता था कि एक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। वो एक नेता की तरह कंपनी के मजदूरों को गाइड करता है और देखते ही देखते उनकी कंपनी पहले की तरह ट्रैक पर आने लगी। सर जी, आप मानो या ना मानो, मोहन साहब के आने के बाद से ही हमारी कंपनी पहले की तरह अस्तित्व में आई है। अगर वो ना होते तो आज तो हमारी कंपनी के बाहर ताले लटक रहे होते। तुमने सही कहा, मैं उसे इसी काबिल बनता देखना चाहता था। सब जानते थे कि जगदीश के मन में कहीं ना कहीं मोहन के लिए प्यार अब भी जिंदा है, लेकिन वो उसे कभी बाहर नहीं आने देता था।
लेकिन इस बात से शारदा बहुत नाराज थी। वो जानबूझकर मोहन की तनख्वाह बहुत कम रखवाती थी। मैं इतने समय से कंपनी में काम कर रहा हूं। मेरी वजह से कंपनी ने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन वहां की तनख्वाह से मैं केवल 2 वक्त का खाना ही ठीक से खा पाता हूं। मेरी झोपड़ी में आज तक मैं पंखा भी नहीं लगा पाया। वहां पर मेरे साथ मजदूरों की तरह सलूक होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पिताजी के सपने को ऐसे नहीं गिरने दे सकता। उस दिन जब मोहन काम पर पहुंचा तो उसने देखा कि चारों तरफ भीड़ है, और तभी जगदीश भागता हुआ आया और मोहन के गाल पर एक जोर का तमाचा लगाया। क्या बात है भैया? भाई मत बोल मुझे, भाई मत बोल मुझे। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। गद्दार कहीं के हैं? सही कहती थी शारदा तुम्हारे बारे में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? कंपनी के अकाउंट से 20 लाख रुपए गायब हैं। 20 लाख रुपए। बताओ वो पैसे कहां गए? अय्याशी में तो उड़ा दिए होंगे तुमने, है ना? मैं बहुत गरीब हूं भैया। आप मेरी झोपड़ी में जाकर चेक कर लीजिए, उसमें आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मैं नहीं जानता कि आप किसकी बातें कर रहे हो। अब आखिरी बार लॉकर की चाबी मैंने आपको ही दी थी मोहन साहब, उसके बाद से पैसे गायब हैं। भैया मुझे फंसाया जा रहा है, मैं सच कह रहा हूं, ये सब मैंने नहीं किया है। मैं कुछ भी दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करना चाहता, समझे? वरना तुम और भी नीचे गिर जाओगे मेरी नजर में। मैं कहता हूं निकल जाओ ये गांव छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ यहां से। और आज से वो झोपड़ी भी तुम्हारे हाथ से गई। दफा हो जाओ यहां से। उसके बाद चौकीदार मोहन को धक्के मारकर वहां से निकाल देता है। मोहन के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि वो शहर की बस पकड़कर शहर चला जाए। मेरे पास अब मर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैं गरीब हूं, मेरी कौन सुनेगा? भाई ने मुझे गद्दार बोला। अपने ही पिता की कंपनी में चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाया गया। अब मैं बिल्कुल जीना नहीं चाहता। वहां दूसरी तरफ ये सारा खेल शारदा के द्वारा रचा गया था। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। कल जब मेरे प्यारे देवर जी लॉकर में ताला लगाकर वापस आ रहे थे, मैंने बड़े ही प्यार से मूत्रा को उसकी गोदी में दे दिया और चाबी चुराकर लॉकर से 20 लाख रुपए गायब करे और दोबारा से चाबी देवर जी की जेब में डाल दी। दीवारों के भी कान होते हैं, मुझे ये सारी बातें यहाँ नहीं बोलनी चाहिए। रात काफी हो गई थी। शारदा जगदीश को खाने के लिए बुलाने गई। इतना जहर खिला दिया, क्या वो काफी नहीं है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको अचानक? क्या हो गया? क्या कह रही हो? तुमने ही लॉकर से 20 लाख रुपए चुराए हैं और इल्जाम मेरे भाई पर लगा दिया। कौन से पैसे? मैं नहीं जानती। आप किस बारे में बात कर रहे हो? झूठ मत बोलो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, बता रहा हूं। मैंने सीसीटीवी में सब देख लिया था। तुम्हारी वजह से मैं हमेशा अपने भाई को गलत समझता रहा। मैंने उसे उसका हक भी नहीं दिया और आज तो उस पर इल्जाम भी लगाया, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर मेरे भाई ने कोई भी गलत कदम उठाया ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, बता रहा हूं, सिर्फ तुम। और वैसे भी तुम्हें तो अब मैं तलाक ही देने वाला हूं। क्या? तलाक? मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन हूँ तो मैं आपके बच्चों की ही माँ ना। ऐसा मत कीजिए, चाहे तो मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन तलाक नहीं। इतने में ही डॉक्टर का फोन आया। न जाने डॉक्टर ने ऐसा क्या कहा कि जगदीश भागता हुआ सीधे अस्पताल पहुंचा और शारदा भी उसके पीछे पीछे अपना बच्चा गोद में उठाए वहां चली गई। जगदीश देखता है कि उसका भाई अस्पताल में एडमिट है। देखिए, आपके भाई ने छत से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। वो तो भला हो कि आसपास के लोग सही समय पर वहां पहुंच गए,
और उन्हें यहां ले आए। एक काम करिए, आप जल्दी से फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए। ऑपरेशन का समय निकला जा रहा है। खून बहुत बह चुका है, खून की भी आवश्यकता है। मैं दूंगा अपने भाई को खून, मैं दूंगा। और इसके बाद जब मोहन की आंखें खुली तो वो अपने बगल में जगदीश को देखता है। उसके हाथों में सुइयां लगी थी। वो समझ जाता है कि जगदीश का खून इसकी रगों में बह रहा है। जगदीश की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। तेरी भाभी की वजह से मैंने तुझ पर बहुत शक किया रे। तुझे हमेशा नकारता ही रहा, लेकिन अब मैं उसे तलाक दे रहा हूं। तू चिंता मत कर। ऐसा मत कीजिए भैया। जो हुआ वो तो भाग्य का खेल था। भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है, पर मेरे खातिर आप ऐसा मत कीजिए। देख रही हो, हैं? देख रही हो ना, जिसके लिए तुमने मेरे मन में इतना जहर भरा, इतना बुरा सलूक जिसके साथ हुआ, वो आज कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तुम्हारे लिए तुम्हें बचा रहा है वो। मोहन के मुंह से ऐसी बात सुनकर शारदा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। कुछ दिनों बाद मोहन की रिकवरी होने लगी, इसलिए अब जगदीश मोहन को घर ले आया था और शारदा भी एक माँ की तरह मोहन की देखभाल करने लगी थी। मुझे लगता है मेरा गरीब भाई बनना बहुत जरूरी था, वरना आज भाभी के रूप में मुझे माँ कैसे मिलती। मेरी इतनी देखभाल कर रही है जैसे कि मैं इनका बेटा हूं। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का, वो मैं कैसे छोड़ सकती थी। और अब एक बार फिर से मोहन और जगदीश के बीच का प्यार लौट आया। अब उनका हंसता खेलता परिवार खुशी खुशी जीवन जी रहा था। दोनों भाई मिलकर कंपनी का नाम खूब रोशन कर रहे थे और कोई भी अमीर या गरीब भाई नहीं रहा, बल्कि ये बंधन अब और भी ज्यादा गहरा हो गया था।